थी प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, कि प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर। हाँ जी सर, आप मैं ना लैपटॉप से ज्वाइन करी थी, तो आप उसे एक बार वो कर दोगे परमिशन? हाँ दे दिया। अच्छा, अभी तक बेटा हमने कैपेसिटेंस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कशन किए और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स देखे, और सबसे पहले हमने बात की थी प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, जहां पर दो प्लेट्स के बीच में कैपेसिटेंस कैसे क्रिएट होगी और कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, ये हमने डिस्कशन किया। अगर हम बेटा वापस उसको एक बार रिकॉल करें तो हमने ये बात की थी कि कोई भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली स्टोर्ड होती है, और जो कैपेसिटेंस होती है इसकी, इट डिपेंड्स अपॉन इनवर्सली ऑन द प्लेट सेपरेशन, और प्लेट सेपरेशन लेट्स से कि अगर डी था, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लेट एरिया। तो रिलेशन हमारे पास बना था C is equals to epsilon naught A by D। ये याद है बेटा सबको? यस सर। और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हमने किए। आज इससे आगे बात करेंगे। अच्छा, एक सवाल ये उठ सकता है कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स कौन कौन से होते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स की बात करें बेटा, तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स हमारे पास होते हैं जैसे इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। ये सबसे ज्यादा कॉमन कैपेसिटर है। दूसरा होता है हमारे पास पेपर कैपेसिटर। इसके अलावा हमारे पास होता है बेटा सेरेमिक कैपेसिटर। ठीक है, तो डिफरेंट तरह के कैपेसिटर्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स हमारे पास प्रेजेंट है, एंड द मोस्ट कॉमन टाइप इज इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर्स को अलग अलग नाम दिए कैसे गए? अब जबकि प्लेट्स की जब हम बात करते हैं तो प्लेट्स किसी भी ऐसे मटेरियल से बनी हो सकती हैं जो कि चार्ज को स्टोर कर सके या चार्ज को रिसाइड करवा सके अपने ऊपर। लेकिन इन बिटवीन जब हमने यहां पर बात की तो दोनों प्लेट्स के बीच में देयर वाज नथिंग देयर। हमने बोला था कि परमिटिविटी जो मीडियम बिटवीन द प्लेट्स होगा उसकी परमिटिविटी क्या है? एप्सिलॉन नॉट। तो सवाल ये उठता है कि क्या एप्सिलॉन नॉट मींस फ्री स्पेस के अलावा कोई और मीडियम भी हम इन दो प्लेट्स के बीच में डाल सकते हैं? तो आंसर है हाँ, डाल सकते हैं। एज द नेम सजेस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, तो इसका मतलब दो प्लेट्स के बीच में कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट इंट्रोड्यूस किया जाएगा। पेपर कैपेसिटर, तो यहाँ पर हम पेपर भी रख सकते हैं। सेरेमिक कैपेसिटर, तो डिफरेंट मीडियम्स इसके बीच में हो सकते हैं। अब उन डिफरेंट मीडियम्स को क्या नाम दिया जा सकता है, हम क्या कहते हैं उन मीडियम्स को, और उन मीडियम्स को डालने के बाद कैपेसिटर की कैपेसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये सब चीजें हमें आज समझनी है। ठीक है, ठीक है बेटा? यस सर। ओके देन, तो आज हम जिन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, तो दो प्लेट्स के बीच में हम जनरली क्या इंट्रोड्यूस करेंगे। अच्छा ये बताओ, मैं आपको दो चीजें दूं, एक तो मैं आपसे कहूं कि आप इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक इंसुलेटर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, या फिर आप दोनों प्लेट्स के बीच में इंसुलेटर के अलावा दूसरा मटेरियल क्या होगा, कोई कंडक्टिंग मटेरियल होगा, आप वो इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो विच वन इज बेटर सूटेड देयर, इंसुलेटर और कंडक्टर? सर इंसुलेटर। Exactly, insulator. And why not conductor? Sir, because the current is not traveling in the circuit. Exactly, हम ये चाहते नहीं थे कि दोनों प्लेट्स के बीच में करंट फ्लो करे, हम वहां पर क्या चाह रहे थे कि फील्ड स्टोर हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर आपने कंडक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया तो अब करंट को एक फ्री फ्लोइंग पाथ मिल जाएगा, करंट तो मूव कर जाएगा और वहां कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर्ड नहीं रह पाएगी। तो हम क्या करना चाह रहे थे यहाँ पर कि हम इसकी कैपेसिटी को चेंज करना चाहें अगर,
तो हम इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, इंसुलेटर इंट्रोड्यूस करेंगे, और इंसुलेटर को यहां पर बोला जाता है डाइइलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक को रिप्रेजेंट किया जाता है के से, या फिर आप इसको एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हो या एप्सिलॉन एम भी लिख सकते हो। एप्सिलॉन एम मींस परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, और रिलेटिव परमिटिविटी के लिए आप इसको एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हो। ठीक है, एप्सिलॉन आर हमने पढ़ा था, क्या था, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक बात है। और Yes. इसी एप्सिलॉन आर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो के से, और के को बोला जाता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, के को बोलते हैं बेटा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होता है। फॉर वाटर, वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर के लिए इट इज 81। ठीक है, इट मींस परमिटिविटी वाटर की बहुत ज्यादा होती है। तो डाइइलेक्ट्रिक्स कितने तरह के होंगे, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स की जब हम बात करें तो ब्रॉडली दे आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स। पहला नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, और दूसरा बेटा पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। अब नॉन पोलर और पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है, कोई भी? अच्छा, डाइइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन बोलूं, लिखनी है? Yes, sir. Yes, sir. लिखें, लिखें। डाइइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल, डाइइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल and it does not allow the charge, and it does So not can you allow, please repeat from the starting? हाँ जी, a dielectric is an insulating material and it does not allow the charge to flow through it, as there are no free electrons inside the material, as there are no free electrons inside the material. ठीक है, Yes, sir. एग्जाम्पल हो सकता है पेपर, वुड, रबर, ग्लास, प्लास्टिक, एनीथिंग। ठीक है, Yes, sir. Yes. नाउ द नेक्स्ट इज नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। सर ये के की वैल्यू 81 किसके लिए होती है, वाटर के लिए? वाटर के लिए। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। नाउ व्हाट आर नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, एनीवन? कोई भी बेटा, व्हाट आर नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स? अच्छा चलो लिखो। सर जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 0 हो। अच्छा, फिर वो डाइइलेक्ट्रिक कैसे? एक बात बताओ, वैक्यूम का भी तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ होता है ना? यस सर। हाँ तो अच्छा लिखो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, the dielectrics in which the centers of the positive and the negative charges in each molecule coincide. Sir, can you please repeat? हाँ जी, the dielectrics in which the centers of the dielectrics in which the centers of
positive and negative charges coincides in each molecule in the absence of any external field. In the absence of any external field. The dipole moment of these dielectrics is zero due to their symmetrical shape. Examples are methane. Sir, due to their Symmetrical shape या symmetric shape. Examples are methane, sulfur, glass, etc. अब जैसे बेटा सल्फर मॉलिक्यूल, ठीक है, तो सल्फर मॉलिक्यूल में उसने कहा कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो क्या कर जाएं, कोइंसाइड कर जाएं, ठीक है, मतलब उनका सेंटर कोइंसाइड कर जाए। ऑब्वियसली एक एटम या आप एक मॉलिक्यूल की अगर आप बात करते हो, ठीक है, या चलो अगर हम मीथेन की भी बात करें तो मीथेन इज CH4, ठीक है, ज्यादा आसान है समझना, ठीक। तो CH4 में सेंटर में C है आपके पास और 4 अलग अलग बॉन्ड्स बनते हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। तो अगर हम देखें तो नेट सेंटर इस सिमेट्री का शेप कैसी है, सिमेट्रिकल शेप है ना, तो नेट सेंटर दोनों का कोइंसाइड करेगा। यस सर। तो ऐसे वाले जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट लिखो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। The dielectrics in which the centers of positive and negative charges are separated in a molecule the dielectrics in which the centers of positive and negative charges are separated in a molecule are called polar dielectrics. And the best example is water. Water is a polar dielectric. Ammonia, HCl. These are some examples of polar dielectrics. ठीक है? यस सर। अच्छा, अब एक काम करते हैं, मैं एक कैपेसिटर यहां पर ले लेता हूं, ठीक है, और लेट्स से कि ये आपके पास है, या छोड़ो, काम करते हैं, लेट्स से कि आपके पास ये एक स्लैब है, ठीक है। अगर मैं यहां पर इस स्लैब की बात करूं और ये स्लैब आपकी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है बेसिकली, ठीक है, एंड इट इज प्लेस्ड रेंडमली एनीवेयर और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यहाँ पर, तो बेटा इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपने आप को रेंडमली अलाइन करेंगे, किसी भी एक डायरेक्शन में हो सकता है ऐसा हो। यस सर। तो मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को रेंडमली अलाइन कर रखा था। बट अगर
मैं इसी डाइलेक्ट्रिक को उठा के एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दूं, अब क्या होगा, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये सभी डायपोल्स अपने आप को अलाइन कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो सभी डायपोल्स अपने आप को कुछ इस तरीके से अलाइन करेंगे। पॉजिटिव विल बी टुवर्ड्स दिस साइड एंड नेगेटिव विल बी टुवर्ड्स दिस साइड, होगा? Yes, sir. Now the actual direction of electric field is this, ठीक है, होगा ना? Yes, sir. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इंट्रोड्यूस हुई वो क्या बनेगी, यानी सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा, आपके पास एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, और सारा नेगेटिव चार्ज इस वाली साइड पर अलाइन हो गया। तो अंदर जो फील्ड इंट्रोड्यूस हुई उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना? Yes, sir. Yes, sir. This field is called induced electric field, ठीक है? सर वो फिर कैंसिल आउट कर देगी जो बाहर जा रही है electric नहीं field। नहीं नहीं नहीं, कैंसिल आउट नहीं करेगी, कैंसिल आउट नहीं करेगी। क्यों कैंसिल आउट नहीं करेगी, उसका रीजन है, ठीक है? एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्रिएट होगी वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि नंबर ऑफ चार्जेस कितने प्रेजेंट हैं। बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितनी भी स्ट्रांग हो सकती है। Yes, sir. तो अगर मान लो कि अंदर नंबर ऑफ चार्जेस है ही नहीं, एक ही चार्ज है लेट से, तो एक चार्ज एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को नलिफाई नहीं कर सकता ना बेटा। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड ड्यू टू ओनली वन सिंगल पेयर ऑफ चार्ज। सर व्हाट इफ इक्वल चार्ज ऐसे हो जाए कि अंदर भी इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड? वो तब हो सकता है जब यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस और इधर टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस का नेट फील्ड क्रिएटेड जो हो वो एग्जैक्टली सेम हो जाए जितना बाहर से आपने उसको प्रोवाइड किया था, देन दैट इन दैट केस वो नलिफाई करेगा उसको। अदरवाइज देयर विल बी सम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है? यस सर। तो ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास होगी, अगर हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो इसकी वैल्यू कितना आएगा, इसकी वैल्यू आएगी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बेटा आपके पास E माइनस ई आई, या तो आप इसको E नॉट कह लो। E नॉट कहने का मतलब when there was nothing there, यानी कि फ्री स्पेस में कितनी थी, तो E नॉट माइनस ई आई, तो दिस विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? ठीक है बेटा? Yes. तो E नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड को ही आप क्या बोलोगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट देयर इन द सिस्टम, ठीक है? तो यहां से आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक डेफिनेशन और दे सकते हो। आप कह सकते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इज इक्वल टू, लिखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ external field upon the ratio of external field upon the net electric field within the dielectric. The ratio of external field upon the net electric field within the dielectric. ठीक है? यस सर। तो आप K को ऐसा भी लिख सकते हो, E नॉट अपॉन E। अच्छा, तो डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट हो बेटा, 1 मिनट ले लो, जो भी कुछ लिखा वो पढ़ लो, जो सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आइदर यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, और या फिर इसको पढ़ लो, ठीक है? और मुझे ये बताओ कि आपको कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर?
सर इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं? अभी कराऊंगा बेटा, बस इसके बाद वही सब कुछ करेंगे, इसकी एप्लीकेशन ही करनी है अभी हमने। मैं अगर डायरेक्ट इस कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल देता तो शायद आपको कुछ भी समझ में ना आता। पहले ये पता होना चाहिए था कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, कितने तरह के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, और डाइलेक्ट्रिक को जब हम फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, Yes, sir. करें शुरू? क्लियर है ना? Yes, sir. रिया, Yes, sir. क्लियर है ये वाला टॉपिक? यस सर। रैशनली क्लियर है। नंदिनी, अन्वेषा, तो क्लियर है। माही, मेलिसा, Sir, यस clear. सर। ओके चलो ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, इसको मैं रब कर देता हूं, यहां से कर दूं ना? यस सर। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। ध्यान से देखना, लेट्स से कि आपके पास ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में प्लेट सेपरेशन डी है और इनका प्लेट एरिया ए है। लेट्स से कि अभी दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ भी नहीं है एंड वी हैव नॉट कनेक्टेड दीज टू प्लेट्स विद एनी सोर्स। ठीक, तो इसका मतलब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी, नहीं होगी ना? Yes, sir. ठीक है, अगर मैं इसको इंसर्ट कर दूं एक डाइलेक्ट्रिक के साथ, यानी प्लेट के बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, और डाइलेक्ट्रिक कुछ इस तरीके से इंसर्ट करा कि विड्थ ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इक्वल टू प्लेट सेपरेशन। ठीक है, ये पहला केस है कि विड्थ ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब एग्जैक्टली इक्वल है प्लेट सेपरेशन के, और अभी इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नथिंग इज देयर। मैं जैसे ही इसको एक सोर्स के साथ कनेक्ट करूंगा, नाउ व्हाट विल हैपन, प्लेट के ऊपर चार्ज आना शुरू हो जाएगा पॉजिटिव, और इसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर है बात? स्टेप बाय स्टेप यही प्रोसेस फॉलो होगा ना? Yes, sir. It means now this dielectric is introduced within certain electric field. Yes, sir. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस होने के बाद देयर विल बी सम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। क्यों? क्योंकि इस डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना एक डायपोल मोमेंट क्रिएट करेंगे और अपने आप को अलाइन करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। Yes, sir. तो इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू लेट्स से कि अगर k है, तो कैपेसिटेंस किसके इक्वल था बेटा? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू q बाय v। इनिशियली यही था, बट हमें ये पता है v किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू d, तो दिस विल बी इक्वल टू q अपॉन ed। ठीक है, लेकिन आप इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। यस Yes, सर। sir. लेकिन कब? जब दोनों प्लेट के बीच में मीडियम क्या हो, वैक्यूम या फ्री स्पेस हो, तभी लिख सकते हैं ना? लेकिन यहां पर इन दोनों प्लेट के बीच में मीडियम है। कौन सा मीडियम है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो मैंने आपको क्या बताया था? परमिटिविटी, relative permittivity is permittivity of the medium to the permittivity of free space, और इसी को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? K से भी रिप्रेजेंट करते हो,
तो यहाँ पर आंसर एप्सिलॉन नॉट की बजाय क्या आना चाहिए? एप्सिलॉन एम आना चाहिए। Yes, sir. क्योंकि जो मीडियम है उसने फ्री स्पेस को एग्जैक्टली ओवरलैप कर दिया, फिल कर दिया, है ना। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? सिग्मा बाय एप्सिलॉन एम इंस्टेड ऑफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? Yes, sir. That why we are changing it from epsilon naught to epsilon m? समझ क्लियर है? यस सर। आशी क्लियर है बेटा? यस सर। अभिमन्यु? अभिमन्यु क्लियर है बेटा ये वाली बात? जी सर। ठीक है, तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन और सिग्मा बाय एप्सिलॉन एम। अब आप इस एप्सिलॉन एम की जगह क्या लिख सकते हो? देखो ध्यान से, एप्सिलॉन एम इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो E विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। मैंने उठा के यहाँ पर E की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है Q बाय सिग्मा बाय k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट और साथ में था D। अब बेटा याद करो, सिग्मा किसके इक्वल होता है? चार्ज अपॉन एरिया। तो आपका Q बाय सिग्मा किसके इक्वल आ जाएगा? एरिया के इक्वल आ जाएगा। सिग्मा क्या होती है बेटा? सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू एरिया। ये वाला पॉइंट क्लियर है बेटा? हमने कैसे Q बाय सिग्मा को एरिया लिखा? यस सर। Yes, sir. यस सर। है बेटा? दोबारा बताऊं? किसने So पूछा? clear है. अच्छा क्लियर है, डन। तो बेटा C इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन A बाय D। तो हम इस रिलेशन से कंक्लूजन क्या डिराइव कर रहे हैं? कंक्लूजन हम ये डिराइव करेंगे कि बाय इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब या डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस या हम कहेंगे कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। क्यों? यहां पर ध्यान से देखना, आपका K E नॉट बाय E है ना, तो E नॉट बड़ा होगा E से, देयरफॉर K बड़ा होगा ना 1 से। Yes, sir. ठीक है, तो यानी K की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब कैपेसिटेंस इज K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाय D। और अगर आप इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट करके लिखना चाहो ना, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, C इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ C नॉट। C नॉट क्या था? C नॉट था एप्सिलॉन नॉट A बाय D। आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी ये कंक्लूजन हमने यहां से डिराइव करा कि कैपेसिटेंस बढ़ जाती है किसी भी कैपेसिटर की अगर हम लोग उस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में से वैक्यूम या फ्री स्पेस को रिमूव करके कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दें तो। ठीक है, Yes, sir. नाउ अब आपको शायद ये बात क्लियर हो गई होगी कि क्यों हमारे पास इतने अलग अलग तरह के कैपेसिटर्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर या फिर सेरेमिक कैपेसिटर। क्लियर है ना कि जैसे ही आप दोनों प्लेट्स के बीच में इंट्रोड्यूस करोगे किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, तो वो कैपेसिटी इंक्रीज कर देगा, कैपेसिटेंस बढ़ा देगा। ठीक है, सो कैपेसिटर विल बी मोर एंड मोर इफेक्टिव नाउ। ठीक, यस सर। अच्छा आपको ना एक एक्टिविटी करनी होगी क्लास 12 के अंदर। ठीक है, आपके कोर्स में है इस बार जो प्रैक्टिकल्स हैं, प्रैक्टिकल्स वापस 8 से 12 हो गए हैं और आपको अब तक कभी भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी होती थी, लेकिन अब की बार आपको एक्टिविटी परफॉर्म भी करनी है, लिखनी भी होगी बोर्ड में। ठीक है, जब बोर्ड के प्रैक्टिकल्स होंगे तो उसमें से एक एक्टिविटी होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स। जब आप वो एक्टिविटी करोगे तो आपको कैपेसिटर्स अलग अलग दिखाए जाएंगे। ठीक है, और जब वो कैपेसिटर्स आपको दिखाए जाएंगे
तो उसके अंदर एक बहुत ही बारीक सा छोटा सा कैपेसिटर होगा, एक खाकी से रंग का, ठीक है। उस कैपेसिटर को हम लोग बोलते हैं यानी मस्टर्ड से कलर का होगा इनफैक्ट वो, उस कैपेसिटर को बोला जाता है आपका सेरेमिक कैपेसिटर, ठीक है। जनरली ये सेरेमिक कैपेसिटर, इसके साइज पे मत जाना, बहुत छोटा होता है, बट पावर सर्किट्स के अंदर फ्रीक्वेंसीज को कंट्रोल करने के लिए ये सर्किट यूज किया, ये कैपेसिटर यूज किया जाता है। बहुत काम की चीज होती है और बहुत इफेक्टिव चीज होती है, पावरफुल चीज है, ठीक है। तो कैपेसिटर्स अलग अलग होते हैं और उनकी कैपेसिटी डिपेंड करती है किसके ऊपर, उनके मटेरियल के ऊपर, कि मीडियम हमने कौन सा बीच में डाला। सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर टू यू? सबने लिखा? Yes, sir. या इसको क्लिक करूं मैं? सर अभी आप जो एक्टिविटी वाला पार्ट बताए थे एक बार वापस बता दो, आपकी वॉइस क्रैक हो रही थी। अच्छा, पहले तो ये बताओ क्या इसको क्लिक करने की जरूरत है या आप लोगों के पास है अब ये? सर है ये तो। ठीक है। अच्छा, एक्टिविटी वाला पार्ट में ये कह रहा था बेटा, आपके कोर्स में ना 5 एक्टिविटीज हैं, ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज है, उन टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज में से 5 आपको करनी होंगी इस साल, लिखनी भी होंगी इनफैक्ट 2 एक्टिविटीज अब की बार आपको बोर्ड के एग्जाम में, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में अभी तक तो यही है, आगे जो करंट सिचुएशन है उसको, उसके मद्देनजर अगर मान लो कुछ चेंज हो जाए तो हो जाए, बट अभी के हाल फिलहाल के लिए है कि बोर्ड ने डिसाइड करा है कि भाई एक्टिविटी भी लिखनी होगी। उस एक्टिविटी के अंदर एक एक्टिविटी आएगी जहां पर आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स करना होता है। तो वहां पर ये कैपेसिटर भी आपसे आइडेंटिफाई करवाए जाते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ अ कैपेसिटर इट इज। तो उसको देख के आपको समझ में आएगा कि ये कैपेसिटर इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होता है, ये कैपेसिटर आपका सेरेमिक कैपेसिटर है, ये माइका कैपेसिटर है। हाँ, माइका इज वन ऑफ द अनदर टाइप ऑफ कैपेसिटर। अब माइका और सेरेमिक इनफैक्ट हम यूज करते हैं हीट रेजिस्टेंस के लिए, बेसिकली वो हीट को रेजिस्ट करता है। सेरेमिक टाइल्स वगैरह यूज करते हैं जहां पर हमें हीट को रेजिस्ट कराना हो। तो ये वो कैपेसिटर्स हैं जो कि पावर सर्किट्स के अंदर यूज होते हैं, ठीक है, पावर करेक्शंस वगैरह के लिए, जो मेजर फंक्शन है कैपेसिटर का। तो पावर सर्किट्स यानी हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स के अंदर कैपेसिटर्स जरूर यूज किए जाते हैं और इसीलिए कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो वहां पर आपसे कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके 2 चैप्टर्स हैं जिसके अंदर कैपेसिटर से रिलेटेड काफी कुछ पूछा जाता है। पहला तो ये जो चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा ऑल्टरनेटिंग करंट्स। जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट्स करेंगे तो वहां पर जो मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताया था कि पावर सर्किट्स के अंदर हम यूज करते हैं और मेजर फंक्शन होता है कैपेसिटर का पावर करेक्शन। आप वो फंक्शन जानने के बाद कभी भी ये नहीं कहोगे कि कैपेसिटर इज यूज्ड टू स्टोर एनर्जी। अगर कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोर करने का एक डिवाइस होता या कंपोनेंट होता तो हम सब अपने घरों के अंदर इन्वर्टर्स के साथ कैपेसिटर लगाते, बड़े बड़े, बैटरीज ना लगाते, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट कैपेसिटर का इज समथिंग वेरी डिफरेंट टू वॉट एवर इज रिटन एवरीवेयर। अब वहां पर वो लिखा हुआ गलत है, हम ये भी नहीं कहेंगे। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक है तो फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, ठीक है। और वहां पर आप स्टोर तो चार्ज करते हो और चार्ज की वजह से फील्ड क्रिएट हो जाती है। सो स्टैटिक चार्ज की वजह से स्टैटिक फील्ड क्रिएट हो रही है वहां पर, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब बात करेंगे, अभी तक तो हमने जो पहला केस लिया वो था विड्थ ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इक्वल टू प्लेट सेपरेशन। अगर मैं इसके अंदर हल्का सा चेंज कर दूं कुछ, देखना ध्यान से। अब मैं ये कहूं विड्थ ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज लेस देन प्लेट सेपरेशन, देन फिर क्या होगा? तो फिगर चेंज हो जाएगी। फिगर कुछ ऐसे से चेंज होगी, देखो ध्यान से, और कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, हमने माना कि बेटा ये प्लेट सेपरेशन है डी और यहां बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब आप देख रहे हो प्लेट सेपरेशन डी बड़ा है किससे? विड्थ ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब टी से, ठीक? Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? अब देखा जाए
तो गौर से समझो, अगर ये वाली प्लेट यहां पर पॉजिटिवली चार्ज है और ये वाली प्लेट यहां पर नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, तो जब डाइलेक्ट्रिक के अंदर से फील्ड पास करेगी तो जो फील्ड होती है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज इस तरफ, यानी यहां पर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां सारा का सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हो जाएगा। तो अंदर जो फील्ड एस्टैब्लिश हुई वो अपोजिट डायरेक्शन में हुई, जबकि एक्चुअल फील्ड की डायरेक्शन ये थी आपके पास, Yes, ठीक है। sir. जो फील्ड की डायरेक्शन ये है, जो ओरिजिनल फील्ड है वो है आपकी ई नॉट, क्योंकि अगर ये स्लैब ना भी होती तो भी ये ई नॉट तो एग्जिस्ट करता ना। Yes, sir. यस सर। अब जैसे ही हमने स्लैब इंसर्ट करी तो इस स्लैब में अंदर फील्ड इंड्यूस हुई, तो वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। Yes, sir. तो देयर विल बी सम पोटेंशियल ड्रॉप, कहां पर, फ्री स्पेस में, जो ये फ्री स्पेस बचा हुआ है, एंड सम पोटेंशियल ड्रॉप इज आल्सो देयर जहां पर आपके पास डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है ना। तो जो नेट पोटेंशियल होगा बेटा, दैट विल बी पोटेंशियल इन डाइलेक्ट्रिक प्लस पोटेंशियल इन फ्री स्पेस, यही होना चाहिए। तो हम पोटेंशियल को क्या लिख सकते हैं, E इंटू डी। इन डाइलेक्ट्रिक ये क्या हो जाएगा, E आई इंटू टी, और फ्री स्पेस में कितना हो जाएगा, E नॉट डी माइनस टी, यही होना चाहिए। क्या ये बात Yes, क्लियर sir. है? क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, इसीलिए हमने पोटेंशियल को ऐड कर दिया। ये तो हमने अभी 2-3 क्लासेस पहले भी समझा था कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है एंड इट ऑलवेज गेट्स एडेड अप, कैसे, एल्जेब्रिकली। इसके लिए आपको कोई वेक्टोरियल एडिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इज दिस क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब इसको अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूं, मैं ई नॉट को बाहर निकाल दूं अगर कॉमन, तो बेटा ये कैसे लिखा जा सकता है, अंदर ई आई अपॉन ई नॉट इंटू टी प्लस ऑफ डी माइनस टी, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. नाउ दिस ई आई बाय ई नॉट, ठीक है। अब यानी ई आई मैंने क्या माना था, जो फील्ड है अंदर उसको माना ना, सो दिस विल बी नथिंग बट 1 अपॉन के, so this will be t by k plus of d minus t। बेटा E नॉट बाई E क्या होता है आपके पास, एक काम करो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, EI की बजाय इसको EP लिख लो, E पोलराइज्ड, इंड्यूस की बजाय पोलराइज्ड, ठीक है। तो यानी ये नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक है, ठीक, क्या है ये, नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। तो E नॉट माइनस EI को भी हम यहाँ पर EP लिख लेते हैं, E पोलराइज्ड, ठीक है। तो नाउ इट इज क्लियर कि भाई आपके पास E नॉट बाई EP तो क्या होना चाहिए था, K होना चाहिए था, बट EP बाई E नॉट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन K हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. बेटा अंदर जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर होगी, E नॉट माइनस EI के बराबर होगी ना। Yes, sir. EP Yes, will be equal to E नॉट माइनस E इंड्यूस्ड, ठीक है। तो EP अपॉन E नॉट विल बी इक्वल टू 1 बाई K, देखो यहां से, Yes, sir. तो ये आपका T बाई K हो जाएगा इक्वल टू V। तो हम इसको कैसे लिखेंगे फिर, V की वैल्यू तो आ गई, तो चार्ज किसके बराबर होता है बेटा, Q इज इक्वल टू CV, यानी C इज इक्वल टू Q बाई V। अब V की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, सो C इज इक्वल टू Q अपॉन E नॉट
टी बाई के प्लस डी माइनस टी। अब ई नॉट को क्या लिख सकता हूं मैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। Yes, sir. तो C will be equal to Q upon sigma by epsilon naught T by K plus of D minus T। और इसको अगर मैं फर्दर लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T by K plus D minus T। ऐसा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? यस। तो बेटा C की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस T बाई K माइनस T। अब ये जो वैल्यू है नीचे, ये पर्टिकुलर वैल्यू 1 बाई के माइनस 1 हो जाएगा ये, यानी ये पर्टिकुलर वैल्यू नेगेटिव आएगी तो D में से रिड्यूस हो जाएगा ना। एक बार लिख के देखो अपने पास, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस T बाई K माइनस T। ये वैल्यू आपकी कम आएगी ना, देखो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस T 1 बाई K माइनस 1। K 1 से बड़ा होता है, Yes, sir. K 1 से बड़ा होता है तो दिस विल बी द नेगेटिव वैल्यू, T से नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो D माइनस T ऑटोमेटिकली ये न्यूमरेटर छोटा हो गया। अगर न्यूमरेटर छोटा हो जाए बेटा तो C बड़ा हो जाता है ना। Yes, sir. सो अगेन कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन इज दैट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय partially introducing या partially inserting dielectric of constant K। पूरा ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो डाइलेक्ट्रिक आइदर पार्शियली या फुल्ली, इन बोथ द केसेस कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। ठीक है? Yes, sir. यस सर। बेटा 2 मिनट लगा के एक बार इसको फटाफट रीड करो, देखो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है कहीं पर किसी भी स्टेप में तो प्लीज लेट मी नो, सो दैट कि मैं वो पर्टिकुलर पॉइंट या वो डाउट आपका यहाँ पर क्लियर कर सकूं। क्योंकि ये जो दोनों ही टॉपिक आज हमने करे हैं ये आपके 3 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही टॉपिक। ठीक है? अब क्यों इंपॉर्टेंट है, जस्ट इसके बाद जब आप ये कह दो कि हाँ हमने पढ़ लिया और सब कुछ क्लियर है, तो मैं आपको 2 क्वेश्चंस कराऊंगा। वो 2 क्वेश्चंस आपसे सीबीएसई में पूछे जा चुके हैं और वो इसी की एप्लीकेशन है। तो एक बार बेटा ध्यान से इसको देखो, ठीक है, कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ये तो डेरिवेशन पूछी जाएगी आपसे पेपर में 3 मार्क्स में, वो जो 2 क्वेश्चंस हैं वो न्यूमेरिकल टाइप्स हैं। फटाफट देखो।
क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके देन करें शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन कैसे पूछा जाए। ये पर्टिकुलर टॉपिक तो जैसे कि मैंने बोला कि आपसे डेरिवेशन की फॉर्म में ही पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल कैसे आता है इसके ऊपर, उसके ऊपर ध्यान दो। अच्छा मान लो कि मैं आपको एक कैपेसिटर दे देता हूं जिसका जो टोटल प्लेट सेपरेशन है वो D है, ठीक है, और बिल्कुल बीच से प्लेट एरिया A है और बिल्कुल बीच से इसके अंदर दो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दी। इस डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू थी K1 और इसकी वैल्यू थी K2। कैलकुलेट द नेट कैपेसिटेंस। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन बेटा AIEEE में आया था। उसके बाद ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपकी NCERT में और आपके अदर CBSE एग्जाम्स में और आपका जैसे वेल्लोर वगैरह के जो पेपर होते हैं उनके अंदर जनरली पूछे जाने लगे। जेई के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं, बट वो और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है, बट हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, और धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में बात करें कि इसकी नेट कैपेसिटेंस क्या होगी। There are two different dielectrics present inside the capacitor, K1 और K2। मैं करूं शुरू? यस सर। अच्छा देखो, यहां पर बेटा दो अलग अलग कैपेसिटर्स बनेंगे। यहां तक का जो कैपेसिटर है ये C1 होगा और ये C2 होगा। ध्यान से समझना, अगर मैं इसको एक सोर्स के साथ कनेक्ट कर दूं तो ये प्लेट पॉजिटिव होगी और ये प्लेट नेगेटिव होगी ना? Yes, sir. लेकिन अंदर की तरफ इस वाले डाइलेक्ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो यहां चार्ज क्रिएट होगा नेगेटिव और यहां चार्ज क्या क्रिएट हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है, और इस नेगेटिव की वजह से यहां चार्ज पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा और यहां चार्ज क्रिएट हो जाएगा नेगेटिव। अब एक बात लास्ट क्लास में बताई थी मैंने आपको, याद करो कि पैरेलल में क्या होता है। पैरेलल में चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? अगर मैं सोर्स के साथ कनेक्ट करूं तो ये प्लेट पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा ना? Yes, sir. तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है कुछ। देखो इनसाइड दिस नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। Yes, sir. यस सर। It means these two capacitors are in series with each other. Okay? यस सर। तो ऐसे Yes. भी याद कर सकते हो, इसको फिगर बना के आप लिख लो। If the capacitor is divided in two parts longitudinally like this, ठीक है, तो वो हमेशा किस में कनेक्टेड होंगे? सीरीज में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। Yes. अब यहां पर ध्यान से समझना, इसका प्लेट सेपरेशन पूरा का पूरा D था, तो हाफ कितना हो जाएगा? D/2। डाइलेक्ट्रिक K1 इधर डाइलेक्ट्रिक K2, दिस विल बी D/2। तो फर्स्ट कैपेसिटेंस C1 विल बी इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A/D/2 और C2 इज इक्वल टू K2 एप्सिलॉन नॉट A/D/2। आ गया? ठीक है बेटा? Yes, sir. तो बेटा C1 को क्या लिख सकते हो? 2K1 एप्सिलॉन नॉट A/D
और C2 को लिख सकते हो 2K2 एप्सिलॉन नॉट A by B। सीरीज में क्या होगा 1/C, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। वैल्यूज डाल लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि ये दोनों किसमें होंगे, सीरीज में होंगे। नेक्स्ट देखो जरा, अगर बेटा मैं आपसे बोलूं, सर ये तो स्टैंडर्ड हो गया ना, अगर इसमें कोई भी वैल्यू पुट करे तो फिर मुझे लास्ट हमारा फाइनल आंसर आएगा उसमें पुट करके आ जाएंगे आंसर। हाँ K1 K2 देखो वेरिएबल्स क्या है यहाँ पे, K1 K2 वेरिएबल्स हैं, A वेरिएबल है और D वेरिएबल है ना। यस सर। हाँ तो वो वेरिएबल्स अगर हमें पता है तो हम आंसर निकाल लेंगे। तो हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट बना लिया यहाँ से, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब की बार जो सेपरेशन है वो कुछ ऐसे है, ऊपर वाले पार्ट में जो डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है उसकी वैल्यू है K1 और नीचे वाले में जो डाइलेक्ट्रिक डाला है बेटा उसकी वैल्यू है K2। इसका मतलब प्लेट सेपरेशन तो D ही रहा, अब की बार क्या सेपरेट हो गया, एरिया A/2 अब इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है, ये दोनों सीरीज में से तो ये किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। Yes, sir. अब कैसे होंगे पैरेलल में, मान लो कि मैं इसको एक बैटरी के साथ मान लो मैं कनेक्ट करूं सोर्स के साथ, कुछ ऐसे, तो ये पूरी की पूरी प्लेट पॉजिटिव है और ये पूरी प्लेट क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब एक इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा बनेगा कि एक साइड की दोनों प्लेट्स पॉजिटिव होनी चाहिए और दूसरी साइड की दोनों प्लेट्स नेगेटिव होनी चाहिए, ऐसा ही बनेगा ना। Yes. तो बस हो गया, प्लेट सेपरेशन D था, एरिया A था और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और K2। तो फाइनल रिजल्ट विल बी C पैरेलल इक्वल टू C1 प्लस C2, जिसको कि आप लिख सकते हो K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D। तो आंसर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2D K1 प्लस K2, ठीक है। Yes. तो आई होप कि ये क्लियर हो गए होंगे अब। Yes, sir. तो इसी तरह से बेटा और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम इसके डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप इसकी डेरिवेशंस, पोलर, नॉन पोलर, डाइलेक्ट्रिक्स की डेफिनेशंस वगैरह, एग्जांपल्स वगैरह आप अपनी बुक्स के अंदर से ज्यादा रीड करो, ठीक है। Okay, sir. ठीक है, और उसके बाद इसके और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस जहां पर एक ही कैपेसिटर को हम 3 जगह पे भी डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला एक एक्सप्रेशन बना के बताओ, तो लेट्स से कि एक ये कैपेसिटर है, इसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, ये K1, ये K2, ये K3। अब K1 और K2 और K3 सर सीरीज में K2 होंगे, और K3 तो उसमें होंगे सीरीज में, और फिर जो उनका और रिजल्ट K1 होगा वो होगा तो K1 के साथ दोनों के साथ पैरेलल पैरेलल होंगे। में, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यस Yes, सर। sir. हाँ, तो इस तरह से जब आप यहाँ पर K1 और K2 K3 की बात करोगे तो एरिया A/2 है, लेकिन K2 K3 में डिस्टेंस भी D/2 है, ठीक है। यस सर। अब हम यहाँ पर स्टैंडर्ड D/2 या A/2 मान के चल रहे हैं, हो सकता है कि कहीं पर आपको 1/3 की फॉर्म में भी दे रखा हो सकता है कि इसको 1/4 की फॉर्म में भी दे रखा हो, कुछ डिवीजन इस तरह का हो कि वो इक्वल डिवीजन ना हो के अनइक्वल टाइप ऑफ डिवीजन, ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो आई होप कि आज वाली क्लास में जितना भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए वो सारे के सारे आपको समझ में आए होंगे, और आप एक बार जब मैं इसका वीडियो शेयर कर दूंगा तो आप इसका वीडियो भी देख लेना एक बार, एंड देन फिर इसके कैपेसिटर के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस जो कि इन बेसिक क्वेश्चन से थोड़े से ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस होंगे,
एंड नेक्स्ट टाइम एक और टॉपिक हम करेंगे, वो है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है। एंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूमेरिकल उस पे जरूर आता है, बोथ इन जेई, इन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और आपका सीबीएसई में भी आता है, न्यूमेरिकल आता है उसके ऊपर। तो एनर्जी स्टोर्ड के ऊपर वहां पर जो कॉन्सेप्ट लगता है वो लॉस ऑफ एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज वेरी फेवरेट ऑफ जनरली फिजिक्स टीचर्स, मैक्सिमम फिजिक्स टीचर्स का फेवरेट होता है वो, तो उसके ऊपर क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। यस सर। ओके सर। तो बाकी की बात नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, तब तक के लिए आप इसको पढ़ के रखना, ओके बेटा। ओके Thank you, थैंक sir. यू सर। यस। Thank you, sir. थैंक यू बेटा, बाय।